मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 की हिंदी साहित्य की पुस्तक आमोदिनी के तीसरे पाठ ज़मीन की भूख के बारे में पढ़ेंगे। ज़मीन की भूख एक विदेशी कहानी है जो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है और जिसका हिंदी अनुवाद आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो ये कहानी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के बारे में है। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसके लालच में परिवर्तित हो जाती है तो वह उसके विनाश का कारण बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी ज़मीन की भूख। ये कहानी एक संपन्न किसान महेश्वर के बारे में है। तो महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। उसके पास हरे भरे खेत थे, पशु थे, नौकर चाकर थे जो उसकी संपन्नता का बखान करते थे। तो उसे भी यह देखकर बहुत खुशी होती थी और मन के किसी कोने में दबा उसका अहंकार भी पुष्ट होता था। लेकिन उसकी जो संपन्नता थी वो गांव के लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वे ऊपर से विनम्र बने रहते थे, परंतु अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते। तो वह बड़ी विनम्रता से उन्हें समझाता था, किंतु उन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका सबसे समीप का पड़ोसी उसे नुकसान पहुंचाने में सदा आगे रहता। तो जब उससे सहा नहीं गया तो उसने अदालत में अर्जी दी और परिणाम यह हुआ कि 2-3 लोगों को अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। लोग महेश्वर से बैर रखने लगे। एक दिन महेश्वर अपने घर के बाहर चबूतरे पर एक चारपाई पर बैठा था। तभी वहां एक परदेसी किसान आता है। तो वो महेश्वर को बताता है कि वह सतलुज पार से आ रहा है और वहां की उपजाऊ जमीन यूं ही पड़ी है। वहां की बस्ती में नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। वहां रहकर खेती करने वाले किसान बड़े जल्दी संपन्न हो जाते हैं। वहां के लोग संपन्न भी हैं और व्यवहारिक भी। वे चाहते हैं कि उनकी बस्ती बड़ी हो और अधिक लोग वहां रहें। तो महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से पहले से ही असंतुष्ट था। तो वह गांव छोड़कर परिवार के साथ उस स्थान पर चला जाता है जिसकी चर्चा उस परदेसी किसान ने की थी और एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर उसने जमीन का एक पट्टा प्राप्त कर लिया। सम्मिलित जमीन में से उसे और उसके परिवार के लिए 100 एकड़ जमीन दे दी गई थी। वह मेहनत से खेती करने लगा और अब वह पहले से और अधिक संपन्न हो गया था। तो महेश्वर आराम से रहता था और अपनी सफलता पर गर्व करता था। तो ये जो उसकी सफलता थी ये सब उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। तो अब वह अपने उस संपन्नता के जीवन का अभ्यस्त हो चुका था और अनुभव करने लगा कि उसकी ज़मीन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भले ही उसके पास इतनी अधिक ज़मीन थी, पहले से भी अधिक ज़मीन थी, लेकिन उसके जो मन का लालच था वो और अधिक बढ़ने लगा था। उसके मन में संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को थोड़ा मिल जाता है तो वो और अधिक प्राप्त करने की चाहत करने लगता है। जब उसे और अधिक मिलता है तो वो उससे भी और अधिक प्राप्त करने की चाहत करने लगता है। तो यही कारण उसकी बेचैनी का था कि वह इतना कुछ होते हुए भी कभी भी शांति से नहीं रह पाता था, क्योंकि उसके मन में कोई संतुष्टि नहीं थी। तो एक दिन किसी सौदागर ने रात्रि व्यतीत करने के लिए महेश्वर के किवाड़ खटखटाए और अपना प्रयोजन बताया। महेश्वर प्रेम पूर्वक उसे भीतर लाया, उसके लिए बिस्तर लगाया और उसे भोजन करवाया। सौदागर उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और वे लोग बातचीत करने लगे। जमीन और खेतीबाड़ी की चर्चा हुई। तो सौदागर ने उसे बताया कि वह नेतानी नदी के उस पार से आ रहा है। वहां इतनी अधिक उपजाऊ जमीन खाली पड़ी है कि जितनी चाहे लेकर जोत लो। सौदागर की बात सुनते ही महेश्वर नेतानी नदी के पार की जमीन का किसान बनने का सपने देखने लगा। उसने अगले दिन सौदागर को विदा किया और सौदागर द्वारा बताए गए स्थान के विषय में आवश्यक पूछताछ की। संतुष्ट होकर उसने वहां जाने की तैयारी आरंभ कर दी। वहां के लोगों को भेंट देने के लिए उसने चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अन्य अनेक वस्तुएं ले ली। घर की देखभाल का कार्य पत्नी को सौंपकर एक आदमी को अपने साथ लेकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। 7 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां से कोलों की बस्ती आरंभ होती थी। तो उसने देखा कि नदी के किनारे जमीन ही जमीन है, सब खाली पड़ी है। वहां के लोग खेती नहीं करते, पशुपालन और शिकार ही उनकी जीविका का आधार था। वहां के लोग सीधे और सरल स्वभाव के थे। महेश्वर ने साथ लाई वस्तुओं को भेंट देकर उन लोगों को खुश कर दिया और दुभाषियों के द्वारा अपने वहां पहुंचने का उद्देश्य बताया। दुभाषी वो होते हैं जो 2 भाषा
के बारे में जानते हैं। तो क्योंकि कोल जो थे उनकी भाषा अलग थी और महेश्वर की भाषा अलग थी, तो इसलिए उसे दुभाषी की ज़रूरत थी। तो दुभाषी के द्वारा ही उसने कोलों का जो मुखिया था उनसे बातचीत की थी। तो महेश्वर ने कहा, मैं अपनी ज़मीन देखकर बहुत खुश हुआ। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और मैं आपकी ज़मीन की तरह वह आपकी ज़मीन की तरह उपजाऊ भी नहीं है। तो उसी समय एक आदमी रोएदार टोपी लगाए वहाँ आया और उसने दुभाषी की मदद से बताया कि यही हमारा मुखिया है। तो महेश्वर जो अच्छी अच्छी चीज़ें उसके लिए लेकर आया था, महेश्वर ने वो सभी चीज़ें मुखिया को दे दी और मुखिया ने उन सभी चीज़ों को बहुत ही खुशी से स्वीकार कर लिया। तो मुखिया ने अपने साथियों की बातें सुनकर महेश्वर से कहा, हमारे यहाँ ज़मीन की कमी नहीं है, जितनी चाहे उतनी अपनी पसंद की ज़मीन ले लो। महेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जो ज़मीन लूँ कस्बे की अदालत में उसकी पक्की लिखा पढ़ी हो जाए। जब मुखिया ने महेश्वर की शर्त मान ली तब महेश्वर ने पूछा, ज़मीन किस भाव मिलेगी? 1000 रुपये प्रतिदिन, मुखिया ने उत्तर दिया। महेश्वर चकित हुआ, बोला, मेरी समझ में नहीं आया, एक दिन का यह कैसा हिसाब है? तब मुखिया ने उसे बताया कि एक दिन पैदल चलकर जितनी ज़मीन तुम नाप डालो उतनी ले लो। एक दिन का मूल्य 1000 रुपये होगा। एक शर्त और यह है कि तुम जहाँ से चलना शुरू करोगे उसी दिन सूर्यास्त से पहले लौटकर नहीं आ पाए तो तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी और तुम्हारा 1000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने सोचा कि दिन भर में बहुत सारी ज़मीन घेरी जा सकती है। वह तुरंत मुखिया की शर्त पर ज़मीन को लेने के लिए तैयार हो गया। बात पक्की हो गई। अगली सुबह की प्रतीक्षा थी। रात भर उसे नींद नहीं आई, यह सोचकर कि कल कितनी अधिक से अधिक ज़मीन को वह प्राप्त कर सकता है। तो वह सोचता रहा, सारी शक्ति को वह चलने में ही लगा देगा जिससे अधिक से अधिक ज़मीन घेरी जा सके। मैं इतनी ज़मीन घेर लूँगा कि मेरे जैसा किसान कहीं सुना भी ना जा सके। उसे जोतने के लिए दर्जनों बैलों और नौकरों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके सपनों में भी यही बातें बनी रहीं। महेश्वर ने सवेरे उठकर अपने साथ आए आदमी को जगाया और उसे गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। वह खुद लोगों को बुलाने चला गया। सब लोग इकट्ठे हो गए और मुखिया भी आ गया। तब उसने कहा, अब हमको चल देना चाहिए, बहुत समय हो गया है। तो महेश्वर जो था उसे लग रहा था कि अब थोड़ा सा भी समय नष्ट करना व्यर्थ है, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी समय नष्ट किया तो हो सकता है कि जितनी अधिक ज़मीन मैं ले सकता हूँ वो ना ले पाऊँ। तो तो इसलिए उसने सुबह को चाय पीने से भी इनकार कर दिया। मुखिया महेश्वर को लेकर एक टेकरी पर पहुंचा। टेकरी एक पहाड़ी की चोटी या टीला, छोटी सी पहाड़ी। तो अपनी रोएदार टोपी को उतारकर टीले पर रखते हुए उसने कहा, यह निशान रहेगा, यहाँ से चलकर तुम्हें यहीं आना होगा। सूरज डूबने से पहले तक जितनी ज़मीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। तो महेश्वर ने 1000 रुपये गिनकर टोपी पर रख दिए। एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर और आस्तीनें चढ़ाकर चलने को तैयार हो गया। पहले वह यह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए, क्योंकि वहां दूर तक सारी ज़मीन खाली थी, कुछ नहीं था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा पर चले। तो वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके बदन में फुर्ती आई और वह तेज चाल से चलने लगा। तो इस तरह से वह आगे बढ़ता गया और उसने अपनी जो गति थी, चलने की जो गति थी, वो और अधिक तेज कर दी। तो अब उसे ऊपर चलते हुए लोग जो है वो चींटियों की तरह रेंगते हुए लग रहे थे। तो उसने सोचा कि वह बहुत दूर निकल आया है और उसका जो सारा शरीर था वो पसीने से तरबतर हो गया, उसे प्यास लगने लगी। तो उसने उसी स्थान उसने एक गड्ढा बनाकर उस पर घास का एक ढेर लगा दिया, जिससे पता चल जाए कि वह यहाँ तक उसने ज़मीन नाप ली है। तो वो पानी पीकर आगे मुड़ता है और उसके बाद उसे दिखता है कि आगे तो और अधिक उपजाऊ भूमि है। तो उसके मन में लालच और अधिक बढ़ जाता है। अब दोपहर हो रही थी, सूरज उसके सिर के ऊपर था। अब वह कुछ थकान भी अनुभव करने लगा था। तो थोड़ा आराम करने के लिए वो एक स्थान पर बैठ गया। उसने अपने रुमाल से रोटियां निकाल कर खाई, पानी पिया, बैठ गया, लेकिन लेटा नहीं, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो लेट गया और उसकी आंख लग गई, वो सो गया, तो ऐसा ना हो कि यहीं पर सूर्यास्त हो जाए और उसकी इतनी मेहनत बेकार चली जाए।
तो उसने काफ़ी लंबी भूमि नाप ली थी और नाप कर वो मुड़ने वाला था कि उसे फिर ज़मीन का एक बहुत उपजाऊ टुकड़ा दिखाई पड़ा। तो उसने उसे भी नाप लिया और वहाँ पर भी एक निशान बना दिया। और उसने अब निशान बनाकर वो मुड़ा, उसने टेकरी की ओर देखा पर वह दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो बहुत दूर निकल आया तो अब उसे वापस जाना चाहिए। तो इस तीसरी भुजा पर उसने तेजी से अपने कदम बढ़ाए। बड़ी कठिनाई से वह 3 किलोमीटर ही चला था, देखा कि सूरज ढलने लगा। उसने अनुमान लगाया कि वह टेकरी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस दिशा में अब और आगे बढ़ना उसने ठीक नहीं समझा। अब वह सीधा टेकरी की ओर चलने लगा। यहाँ पर भी उसने गड्ढे पर घास का ढेर बनाया और एक निशान बना दिया। अब महेश्वर इतना थक गया था कि उसे आगे चलना कठिन हो रहा था, क्योंकि जिस समय वो चला था उसने ये नहीं सोचा कि जिस समय उसके शरीर में जो शक्ति थी, क्या लौटते समय भी उतनी ही शक्ति उसके अंदर वापस रह जाएगी। क्योंकि जब वह इतना अधिक चलेगा तो उसे थकान तो होगी, क्योंकि उसके पास चलने के लिए सिर्फ पैर थे, कोई गाड़ी तो थी नहीं जिससे वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकता था। तो उसने यह बात सोचे बिना ही वह चलता ही जा रहा था। तो फिर उसने अपनी जो चाल थी वो और अधिक तेज कर दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में ही सूरज ढल जाए और मेरी पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाए और जो मैंने 1000 रुपये मुखिया को दिए हैं वो भी मेरे व्यर्थ चले जाएं। तो वो बार बार यही सोचने लगा कि सूरज डूबने से पहले टेकरी पर कैसे पहुंचूंगा। अब वह दौड़ने लगा। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह डर रहा था कि थकान के कारण कहीं गिरकर मर ना जाए। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। तो वह उन लोगों के सामने हार मानकर अपनी हंसी नहीं कराना चाहता था, क्योंकि सूरज छिपने जा रहा था। तो अब उसे लग रहा था कि सूरज छिप जाएगा, इतने मैं वहां पहुंचूंगा और मेरा सारा जो इतनी पूरे दिन की मेहनत है वो सब व्यर्थ हो जाएगी। तो लेकिन जो लोग ऊपर खड़े थे उन्हें सूरज अभी भी दिखाई पड़ रहा था, तो वो उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे और उससे कह रहे थे कि तुम अभी अपने स्थान तक पहुंच सकते हो, तो जल्दी करो, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, जल्दी यहाँ आ जाओ। तो महेश्वर जान गया कि टेकरी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। तो उसके मुख से एक चीख निकल गई। उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। टेकरी पर लोग अब भी उसे पुकार रहे थे। वे ऊंचाई पर थे, अब भी उन्हें सूरज दिखाई दे रहा था और महेश्वर ने देखा कि टेकरी पर अब भी धूप है। तो उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस ओर जो है उसने लंबी सी सांस खींची और आंख मूंद कर टेकरी की ओर दौड़ पड़ा। टेकरी के पास पहुंचते वह मुंह के बल गिर पड़ा और उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके हाथ टेकरी पर रखी मुखिया की टोपी तक पहुंच चुके थे। मुखिया ने कहा, देखो भाई, इसने कितनी जमीन ले डाली है। तो महेश्वर का नौकर दौड़ कर आया। उसने महेश्वर को उठाना चाहा। महेश्वर के मुंह से खून बह रहा था, वह मर चुका था। मुखिया के आदमी दुखी भी थे और महेश्वर पर हंस भी रहे थे। नौकर ने महेश्वर के लिए कब्र खोदी और उसे उसमें दफना दिया। महेश्वर के लिए अब केवल 2 मीटर जमीन पर्याप्त थी। तो ये कहानी का दुखांत हुआ कि उसने इतनी अधिक मेहनत की और उसके बाद भी उसे उसका कोई परिणाम नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है पर लालच को नहीं। जो महेश्वर था वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और जो उसकी महत्वाकांक्षा थी ये अब उसके लालच में परिवर्तित हो चुकी थी। वो बुद्धिमान बहुत था, रात दिन यही कोशिश करता था कि किसी तरह से वो अपने आप को और अधिक संपन्न बनाए। तो संपन्नता अच्छी बात थी, ये सोचना कि वो संपन्न बने, लेकिन उसकी जो ये सोच थी वो उसे लोभ की तरफ बढ़ाती जा रही थी। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का लोभ उसके सुख का शत्रु होता है। क्योंकि मनुष्य को नहीं पता कि वह कितना जिएगा। तो किसी ने कहा है कि सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कि हम इतना अधिक लालच करते हैं और इसी लालच से जो है दूसरे लोगों को अपना शत्रु भी बना लेते हैं, जबकि हमें ये भी नहीं पता कि हम आज अगर जीवित हैं तो कल को भी हम जीवित रहेंगे या नहीं। तो इसलिए हमें इतना करना चाहिए कि जैसा कबीरदास जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कि
इतने हमारे मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हमारे पास इतना हो कि हम जो हमारा परिवार है वो भी सुखी रहे, भूखा ना रहे, और अगर हमारे घर कोई अतिथि आए या कोई मांगने वाला आए तो वो भी हमारे घर से खाली हाथ ना जाए। तो हमारे मन में अगर संतुष्टि नहीं है तो हमारे पास कितना भी धन है वो सब व्यर्थ है। अगर हमारे मन में संतुष्टि है तो हम थोड़े में भी खुश रह सकते हैं। तो महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपकी महत्वाकांक्षा आपकी ज़रूरतों को पूरा ना करके आपके लालच को बढ़ा रही है तो वो आपके लिए शत्रु के समान कार्य करती है। क्योंकि अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं रख सकते, इसका अर्थ यह है कि आप जो है कभी भी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए इंसान को संतुष्ट होना पड़ता है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अगर आप और अधिक लालच करने लगते हैं तो वो आपके विनाश का कारण बन जाती है। तो आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में आगे दिए जाएंगे। पहले एक्सरसाइज, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। महेश्वर ने कड़ी मेहनत से गांव के संपन्न किसानों के बीच अपना स्थान बनाया था। सेकंड, महेश्वर अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट था। लोगों ने महेश्वर का उत्साह से स्वागत किया। कोलों के सरदार ने जमीन का भाव बताया 1000 रुपए प्रतिदिन। सूरज अस्त होने से पहले तुम जितनी जमीन घेर लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। नेक्स्ट, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। महेश्वर का आत्मविश्वास उच्च कोटि का था। सही। महेश्वर की महत्वाकांक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी। सही। अधिक लालच व्यक्ति का विवेक छीनकर उसे बुद्धिहीन बना देता है, यही महेश्वर के साथ हुआ। सही। जो संपन्न होकर अपने पड़ोसी धर्म का पालन नहीं करता उसके पड़ोसी प्राय उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। सही। सैकड़ों एकड़ जमीन नापने वाले महेश्वर के काम केवल 2 मीटर जमीन आई। सही। तो इसमें सारे ही कथन सही हैं। नेक्स्ट, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। महेश्वर से उसके गांव के लोग बैर रखते थे क्योंकि महेश्वर ने उनके विरुद्ध अदालत में अर्जी दी थी। एक बड़े गांव की पंचायत में सम्मिलित होकर महेश्वर ने प्राप्त कर लिया था जमीन का पट्टा। महेश्वर कोलों के लिए उपहार लेकर गया क्योंकि वह कोलों को उपहारों द्वारा प्रसन्न करके अधिकतम लाभ कमाना चाहता था। महेश्वर ने कोलों के यहाँ सुबह की चाय पीने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह हर संभव प्रयत्न द्वारा समय बचाना चाहता था जिससे सूर्यास्त तक अधिक से अधिक जमीन नाप सके। महेश्वर ने रुमाल से क्या निकाला? रोटी। भाषा बोध। फर्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छांटिए। इसमें आपको सभी विशेषण शब्द छांटने हैं। लालची व्यक्ति में लालची विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य। संपन्न किसान, संपन्न विशेषण। श्वेत पत्र, श्वेत विशेषण। निराश मन, निराश। 2 मीटर जमीन, 2 मीटर। महत्वाकांक्षी महेश्वर, महत्वाकांक्षी। अनगिनत तारे, अनगिनत। कठोर हृदय, कठोर। उत्साहित हृदय में उत्साहित विशेषण। उपजाऊ धरती में उपजाऊ। तो ये सभी आपको अपनी पुस्तक में लिखने हैं। सेकंड, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। असंतुष्ट, विनम्र। जुर्माना, लोकप्रिय। जैसे असंतुष्ट, महेश्वर अभी भी अपनी जमीन से असंतुष्ट था। उसी तरह आपको बाकी सभी वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नवाचक सर्वनामों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें आपको सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। ये काम आप स्वयं करेंगे। जैसे कब, तुम यहाँ कब आए थे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य समाप्त होने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो इसी तरह आप सभी वाक्य बनाएंगे और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। के वचन बदलकर पुनः वाक्य रचना कीजिए। इसमें आपको सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने हैं। वह सिर्फ ऊपर से विनम्र बना रहता है। वे सिर्फ ऊपर से विनम्र बने रहते। उसको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया। उनको अदालत ने जुर्माने से दंडित किया।
वह चाहता है कि सभी उसकी इज्जत करें। वे चाहते हैं कि सभी उनकी इज्जत करें। नेक्स्ट, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो ये मौखिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको वीडियो में दिए जा रहे हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, गांव के किसानों के बीच महेश्वर की क्या स्थिति थी? गांव के किसानों के बीच महेश्वर की स्थिति संपन्न किसान की थी। महेश्वर की संपन्नता गांव के अनेक लोगों पर क्या प्रभाव डालती थी? महेश्वर की संपन्नता गांव के लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जिस कारण वे उससे ईर्ष्या करते थे। परदेसी किसान ने महेश्वर को क्या बताया? परदेसी किसान ने महेश्वर को बताया कि वह सतलुज पार से आया है। वहां नए बसने वाले किसान को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही है। नेक्स्ट, अंत में महेश्वर का क्या हुआ? अंत में महेश्वर के जमीन के लालच ने उसकी जान ले ली। अब लिखित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर को अपने गांव में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? महेश्वर के गांव वाले उसकी संपन्नता से ईर्ष्या करते थे तथा अवसर मिलने पर उसे नुकसान पहुंचाते थे। सेकंड, सतलुज पार के गांव में जाकर महेश्वर किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था? वहां उसे 100 एकड़ जमीन मिल गई थी, जिस पर खेती करके वह अधिक संपन्न हो गया। वहां उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से जानवर खरीद लिए। नेक्स्ट, कोलों की बस्ती में पहुंचकर महेश्वर ने उन्हें किस प्रकार प्रसन्न किया? महेश्वर ने उन्हें चाय के डिब्बे, मिठाई, कपड़े और अनेक वस्तुओं की भेंट देकर प्रसन्न किया। कोलों के मुखिया द्वारा महेश्वर को क्या शर्त बताई गई? वह महेश्वर ने उसका किस प्रकार पालन किया? उसे यह शर्त बताई गई कि एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन चाहे वह नाप सकता है। एक दिन का मूल्य 1000 होगा, किंतु सूर्यास्त तक यदि नहीं लौटा तो उसे जमीन नहीं मिलेगी और उसका 1000 रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा। महेश्वर ने अपने प्राण देकर शर्त का पालन किया, क्योंकि वह सूर्यास्त से पहले उस निशान तक पहुंच गया था। नेक्स्ट, महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था? महेश्वर की मृत्यु का प्रमुख कारण उसकी महत्वाकांक्षा थी, जिस पर वह अंकुश नहीं लगा सका। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे।